इस एडवांस क्वांटम फिजिक्स में हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर लें। मतलब हम कोशिश करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स को ज़ीरो से स्टार्ट कर लें और इनिशियली 5-6 लेक्चर्स में हम जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम एडवांस क्वांटम फिजिक्स में हम एंटर होंगे। इस लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स और इन चीज़ों को फिर हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये मैस है जो इस साइड पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैस ज़्यादा है और यहाँ पे जाके पार्टिकल की जो मैस है ये कम है। तो इसका मतलब ये है कि दिस साइड द हॉरिजॉन्टल साइड शोज द मैस इंक्रीजेस। वर्टिकल साइड में अगर आप लोग देख लें तो यहां से जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और जो ही आप इस साइड पे वर्टिकल साइड पे जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है। ये जो फर्स्ट पार्ट है मतलब यहां पे मैस बहुत ज्यादा है, पार्टिकल का मैस ज्यादा है, हत्ता कि यहां से स्टार्ट होके यहां तक जो मैस है वो बहुत ज्यादा है। और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी v इज वेरी वेरी लेस देन c है। इस एरिया में यहाँ पे जो यहाँ से अगर स्टार्ट कर ले उधर जाए तो ये जो रीजन है v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो इस रीजन में हम जो डिस्कस करेंगे किसी पार्टिकल को जिसका मैकेनिक्स है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है और ये मूव कर रहा है और इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, इसकी एनर्जी क्या है। जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे इस मार्कर के मुतालिक तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डील करेंगे। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद लेग्रांज आ गया, हैमिल्टन आ गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, लेकिन ये डिफरेंट फार्मलिज्म है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज होते हैं। जो बिग ऑब्जेक्ट्स है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है, इसकी वेलोसिटी c के कंपेरेबल नहीं है, v इज वेरी वेरी लेस देन c है और इसका मैस बहुत ज्यादा है। तो इस मैकेनिक्स को हम कहेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स और हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लाग्रांज, हैमिल्टन और इन चीजों से हम इसको डील करेंगे। लेकिन फर्दर अगर ये मैस किसी पार्टिकल का डिक्रीज हो रहा है, किसी खास जगह से एक एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री से इधर निकल जाता है, मतलब इसका मैस जो है वो बहुत कम है, अ टाइनी पार्टिकल है, तो क्या इस पे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्ट करेगा? क्या क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए से हम इसका एनर्जी, इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी डायनामिक्स हैं, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं? द आंसर इज
इसका जो आंसर है वो ये है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप किसी टाइनी पार्टिकल के लिए अगर आप यूज कर लेते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं, तो वो मुश्किल होता है। और इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसको डील करना ये एक मुश्किल काम होता है और ये मुमकिन नहीं होता। तो फिर इसके लिए एक और मैकेनिक्स को दरियाफ्त किया गया और वो मैकेनिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए रीजन वही है, मतलब पार्टिकल जो है वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो मैस है वो डिक्रीज हो रहा है। एक खास एक लिमिट है, उस लिमिट से अगर आप क्रॉस कर ले तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की जो डायनामिक्स है वो फेल हो जाती है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू डील विद द क्वांटम मैकेनिकल नेचर ऑफ दिस पार्टिकल। अच्छा, ये तो हो गया क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v इज वेरी वेरी लेस देन c है, तो अगर वो बिग ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। लेकिन जो ही पार्टिकल का जो मैस है वो कम होता जाता है, वो कम है, तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। यू हैव टू यूज another quantum another mechanics, and this is known as quantum mechanics। अच्छा, ये तो बात हो गई v इज वेरी वेरी लेस देन c। लेकिन ये जो रीजन है, इस रीजन पे अगर v इज कंपेरेबल, अगर मैं इसको, ये वाला रीजन है इससे जो अबाव ये वाला रीजन है v इज कंपेरेबल कर लूं, अब बात किस तरह जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, बिग ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम इस साइड में जाएंगे। जब इस साइड में जाएंगे और पार्टिकल का जो मैस है वो बिग ऑब्जेक्ट्स है, बहुत ज्यादा है इस पार्टिकल की मैस, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। तो जवाब यह है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स फिर फेल हो जाती है और आपको एक अदर मैकेनिक्स की जरूरत होती है, और ये काम जो है ये है रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स। ये है रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आ जाती है, इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आ जाती है। तो इसमें फिर हम रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम फार्मूले यूज करते हैं वो है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। इससे पार्टिकल की जो मैकेनिक्स है इससे हम डील कर सकते हैं। अच्छा, अब यही वेलोसिटी है, इस रीजन में वही वेलोसिटी है, लेकिन मैं इसका मैस कम करने जा रहा हूं। मतलब मैं इधर से इधर आ रहा हूं, तो इधर तो मैस कम है। तो फिर जब एक टाइनी पार्टिकल है और उस टाइनी पार्टिकल को आप अगर डील कर रहे हैं इस क्लासिकल मैकेनिक्स से, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से, तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक और मैकेनिक्स की जरूरत है, और वो मैकेनिक्स है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। एक टाइनी पार्टिकल है, एक स्मॉल पार्टिकल है, और इसकी डायनामिक्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं, इसकी एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, इसका पोजीशन, इसका मोमेंटम, जितने भी पैरामीटर्स है वो अगर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तो फिर आप
क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए एक और मैकेनिक्स की ज़रूरत होती है और वो मैकेनिक्स है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। इस की जो इक्वेशंस है इसमें क्लाइन गार्डन इक्वेशन आ जाता है, इसमें डिराक इक्वेशन जो एक फेमस इक्वेशन है उस के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ मैं भूल गया और वो ये है कि ये जो पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है और इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है और इसको अगर हमने डील करना है तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ इसको डील करते हैं। तो ये हो गया आपका एक पूरा एक चार्ट। और इस कोर्स में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और वो ये है, दिस कोर्स डिपेंड्स अपॉन 2 पार्ट्स। इसमें हम 2 पार्ट्स को स्टडी कर लेंगे। एक पार्ट होगा नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट और दूसरा पार्ट होगा रिलेटिविस्टिक पार्ट। अब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट में हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? अब हम टाइनी पार्टिकल की बात होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले एक टाइनी पार्टिकल की बात हम करेंगे, स्मॉल पार्टिकल की बात हम करेंगे। ये जो स्मॉल पार्टिकल या टाइनी पार्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो वो जो पार्टिकल है कितना छोटा है उसके बारे में मैं बाद में जाके इसको डिटेल से मैंने डिस्कस करना है। लेकिन अब आप सिर्फ ये समझे कि टाइनी पार्टिकल की बात हो रही है। टाइनी पार्टिकल कितना कम, कितना छोटा है उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक टाइनी पार्टिकल है, अगर वो एक सिंगल पार्टिकल है, वो जिसकी डायनामिक्स अगर हम है चाहिए तो वो किस तरह हम डील कर लेंगे वो हम देखेंगे। इसके बाद if we have many particles, many tiny particles, और इसको अगर हमने देखना है, इसको हमने समझना है तो इसके लिए फिर एक और मैकेनिक्स की ज़रूरत होती है और उसको कहते हैं मिनी पार्टिकल सिस्टम और क्वांटम स्टैटिस्टिकल बिहेवियर। वो एक क्वांटम स्टैटिस्टिकल बिहेवियर से हमने इसके साथ डील करना है। ये जो दूसरा पार्ट है ये है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। एक टाइनी पार्टिकल है, वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके डायनामिक्स क्या है, इसको हम किस तरह देखेंगे, ये है हमारा कोर्स जो इस पे डिपेंडेंट है। एक चीज़ मैं भूल गया, इसके साथ साथ स्कैटरिंग भी है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अगर टकराता है तो फिर वो स्कैटरिंग हो जाती है, इसको भी हमने देखना है। तो ये चीज़ें हैं जो इस कोर्स में हमने डिस्कस करना है। अच्छा, मीन्स क्वांटम मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल। Quantum means smallest particle, the smallest possible amount of something, smallest possible amount of something। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ स्मॉल, कितना स्मॉल है। स्मॉल अगर मैं बात कर लूँ, ये एक मार्कर है, ये भी स्मॉल है एज कंपेयर टू सम अदर थिंग्स। तो यहाँ पे फिर स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है, कितना स्मॉल होना चाहिए। एक सुई है, क्या ये एक स्मॉल पार्टिकल हम कहला सकते हैं? एक माइक्रो ऑब्जेक्ट है, क्या ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं?
तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि द पार्टिकल साइज, हाउ स्मॉल इट इज, द पार्टिकल साइज एफ, द पार्टिकल size is around 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इतना स्मॉल पार्टिकल है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। It means that this is the atomic size. The atomic size of a particle, एक एटम है, एटम को हम स्मॉल पार्टिकल कह सकते हैं। ये एक बाउंड्री है, मतलब इससे अगर माइक्रो में आ जाता है तो माइक्रो एक स्मॉल पार्टिकल, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वांटम लेवल एटॉमिक साइज पे अगर आ जाता है कि एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम के लिए फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं और ये करेंगे। और इसके लिए वी मस्ट यूज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। अगर एटॉमिक साइज आ गया तो इसका मतलब है इसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप न्यूक्लियस की बात कर ले, न्यूक्लियस जो है इसकी जो साइज है वो है 10 की पावर माइनस 14 मीटर। तो यह न्यूक्लियस के लिए ये भी एक स्मॉल पार्टिकल है। प्रोटॉन हो गया एंड न्यूट्रॉन, ये भी एक स्मॉल पार्टिकल है और 10 की पावर 15 मीटर इसका जो डायमेंशन है वो ये है। इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक स्मॉल पार्टिकल है जो 10 की पावर 18 मीटर इसका डायमेंशन है। और क्वार्क है, इसकी भी 10 की पावर माइनस 18 मीटर इसका डायमेंशन है। तो मतलब ये है कि बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एटम जो है ये एक बाउंड्री है। नैनो में भी आप क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट हो सकती है नैनो में भी, लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अगर एटॉमिक साइज से अगर आप स्टार्ट कर ले क्वांटम मैकेनिक्स, उधर से स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत बेतहाशा पार्टिकल्स की हम बात कर लेंगे। ये कुछ पार्टिकल्स है, इसकी मैंने बात की है जो एटॉमिक साइज से नीचे है, 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 12 एंड सो ऑन। इस तरह के पार्टिकल्स अगर है तो इसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, और वो है डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूस सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्वांटम मैकेनिकल नेचर इसको समझना है तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और वो ये है कि डिस्क्रीट सिस्टम्स और दूसरा है कंटिन्यूस सिस्टम। एक कंटिन्यूस सिस्टम है, एक डिस्क्रीट सिस्टम है। यहां पे अगर कोई सिस्टम डिस्क्रीट है तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट यहां भी यूज होगी। अगर डिस्क्रीट है तो ज़्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डिस्क्रीट नेचर ही होता है। और जब कंटिन्यूस हो जाती है तो फिर इसके लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ कर लेंगे। तो एक हो गया डिस्क्रीट, दूसरा हो गया कंटिन्यूस। तो ये भी एक डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स
और क्लासिकल मैकेनिक्स में। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लो एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक लो एनर्जी से डील करता है। तो क्वांटम मैकेनिकल नेचर जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको अगर हम देखते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत लो होती है, और जो ही एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, हाई एनर्जी हो जाती है, तो फिर इसको हम डील कर लेंगे क्लासिकली। फ्रॉम लो एनर्जी to high energy, one can move from quantum mechanics to classical mechanics. ये भी है। दूसरी बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक है। प्रोबेबिलिस्टिक है, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है। देखिए, ये एक मार्कर है और इसका अगर मैं पोजीशन फाइंड कर लूँ तो इसका पोजीशन में एग्जैक्टली फाइंड कर सकता हूँ कि इसका पोजीशन ये है, तो इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक्स, इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस पेन के रिलेटिव अगर मैं एक क्वांटम पार्टिकल ले लूँ, तो क्वांटम पार्टिकल अगर मैं इसका पोजीशन फाइंड कर लूँ तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये लोकलाइज्ड नहीं हो सकता। इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये पार्टिकल यहाँ पे हो। तो ये डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिस्टिक होती है और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है। एक और बात कि फॉर अ क्लासिकल पार्टिकल वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। देखिए, फॉर अ क्लासिकल पार्टिकल one parameter is required. Full description. Then one can find other parameters. फर्ज कर ले हमारे पास पोजीशन मौजूद है, किसी पार्टिकल का पोजीशन मौजूद है। अगर पोजीशन मौजूद है तो इससे हम निकाल सकते हैं डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी निकाल सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम डी वी डिवाइडेड बाई डी टी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं।
तो इसी तरीके से हम बहुत सारे चीज़ें निकाल सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एनर्जी और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर क्लासिकल पार्टिकल हमारे पास मौजूद है, इसकी पोजीशन मौजूद है, तो बहुत सारे चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो क्लासिकल पार्टिकल के लिए सिर्फ एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है फॉर फुल डिस्क्रिप्शन। Quantum particle cannot be localized in space. Quantum particle cannot be localized in space. देखिए जो मैंने पहले बात की थी, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, like classical particle. For quantum particle, we need for a wave function psi or t that can gives us all the information about the particle. देखिए क्लासिकल पार्टिकल तो हमारे लिए इसकी एक पोजीशन है, तो वो हम बहुत सारे अदर जो ऑब्जर्वेबल्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम एंड सो ऑन। लेकिन क्वांटम पार्टिकल कैन नॉट बी लोकलाइज्ड, ये एक जगह पे आप लोकलाइज नहीं कर सकते। वो आप इसको इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक क्वांटम पार्टिकल मौजूद है, आप इसको लोकलाइज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसका एक वेव फंक्शन हम निकाल देते हैं। पार्टिकल का एक वेव फंक्शन होती है, हर क्वांटम पार्टिकल क्लासिकल का भी होता है। अच्छा, अगर हमारे पास वेव फंक्शन मौजूद है तो बहुत सारे पैरामीटर्स, ऑब्जर्वेबल्स हम निकाल सकते हैं। हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, फिर इसको पोजीशन लेबल कर सकते हैं अगर वेव फंक्शन किसी पार्टिकल का मौजूद हो तो। इट शुड बी नोटेड that a classical particle that for a classical wave we need two parameters, i.e. amplitude and phase for full description. होती है, एक तो इसका एम्पलीट्यूड होगा और दूसरा इसका, अगर वन डायमेंशन में है तो एक इसका एम्पलीट्यूड है और दूसरा ये इसका फेज है। तो दो चीज़ें एक क्लासिकल वेव के लिए रिक्वायर्ड होती है, एक इसका एम्पलीट्यूड और दूसरा इसका फेज। ये दो चीज़ें इंतहाई अहम होती है एक वेव के लिए। फ़र्ज़ कर ले ये एक वेव है और इस वेव की
एक तो ये है कि इसका एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन जो फेज़ है उसकी भी ज़रूरत होती है। तो एक एम्पलीट्यूड, दूसरा इसका फेज़, और ये वेव की हम बात करेंगे कि वेव ये चीज़ है। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है